Good evening, Namaskar. Welcome to our special show Epicenter. I am Deepak Khajuria. The two-faced python, the good, the bad, and the border. Tonight we unmask the serpent's shadow, smiling to the world, striking in the dark. The ultimate showdown on cross-border hypocrisy. Everything is not right. Can it ever be right between two neighbors, two enemies, we can say, India and Pakistan? We will ask our special experts, Zafar Chaudhary and Pawan Sharma, on this in this special program, Epicenter. And today's topic is इंडो-पाक टॉक्स। 1947-48 से लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ न कुछ चलता रहा। भारत से ही निकला पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी तो रहा मगर हमारा दुश्मन भी रहा। कई चीजें हुई, कई जंगें हुई, कई बार हालात नाजुक करने की कोशिश हुई, बातचीत हुई, फिर रुकी, फिर होती रही। मगर बातचीत के बिना क्या ये दो देश आगे बढ़ सकते हैं? इस पे डीप टॉक आज के एपिसेंटर में। जफर साहब, सीधे पहले आपके साथ बातचीत, क्योंकि आप साउथ एशिया एक्सपर्ट भी हैं और खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को बहुत करीबी से जानते हैं। तो क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स के बिना कोई हल है? अब क्वेश्चन ये है कि हम को एग्जिस्ट किस तरह से करना चाहते हैं। पाकिस्तान दरअसल जो है एक लार्जर, अगर आप एक सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे, हिंदुस्तान से ही बाहर निकल कर गए हैं। टॉक्स का एक कॉन्टेक्स्ट है, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं कि बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। लेकिन मैं एक लंबी कहानी आपके ऑडियंस को मैं इतना इंटेलिजेंट समझते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए कि उनको जो मल्टीपल साइड्स ऑफ द स्टोरी है उनको ऑलरेडी पता है, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दो छोटी सारी मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड ओवर कितने स्विफ्टली चेंज हो रही है, कितनी तेजी से वो सारी बदल रही है। आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लें, पिछले साल भर से जो अमेरिका का रवैया है हिंदुस्तान के साथ, वो किस तरह से है। कुछ दहाइयों से, कुछ 2 दहाइयों से आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को एक अपना एली, एक अपना साथी, एक अपना पार्टनर समझ के रखा हुआ था। अमेरिका शायद हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था कि ये हमारा साथी है एशिया पैसिफिक में, और चाइना के अगेंस्ट एज ए बलवार, एज ए काउंटर वेट हम चाइना के अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हैं। सडनली लास्ट ईयर अप्रैल मई के बाद अमेरिका का रवैया जो है वो पूरी तरह से बदल गया हिंदुस्तान के खिलाफ। उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये हुई कि जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इंडिया ने किसी की नहीं सुनी और अपने तरीके से जो अपना एक अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जो चीज अप्रोप्रिएट लगी उस तरह से रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स है, उन्होंने इस चीज का एक एनालिसिस किया कि इंडिया अपने आप में स्टैंड होना चाहता है एक पावर। तो 1 साल से मैं देख रहा हूं कि अमेरिका अब इंडिया को एज एन एली, एज साथी मानकर नहीं चलता है एशिया पैसिफिक में। अब अमेरिका ने इंडिया को एज ए राइवल मानना शुरू कर लिया है। जब इंडिया को अपना वो राइवल मानता है तो क्योंकि एक इंडिया ग्रोइंग पावर है, हम बहुत सारा आंकलन करते हैं ना, साल भर में हम देखते हैं कि भी बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स हैं जिन्होंने इंडिया का उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से इंडिया का साथ खास करके टेररिज्म के इशू पे देना चाहिए था। जबकि जो ग्रेविटेशन है उनकी वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सारी ज्यादा हुई। इस पिछले हफ्ते की 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान की और चाइना की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई जिन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक कश्मीर का एक हल होना चाहिए। मतलब क्या हल होना चाहिए? ये तो इंडिया की सोवरेनिटी के अंदर इंटरफेरेंस है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक हिस्सा है। अब कौन सा हल जो है वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर करवाना चाहते हैं। दूसरा ये हो गया कि यूरोपियन यूनियन, आपको पता है कि 2019 के बाद जब इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि हमने अपने तरीके से कश्मीर का मामला सेटल कर दिया, अगर अब कोई चीज रहती है तो वो 2 है कि टेररिज्म के साथ कैसे निपटना है और जो हमारी टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे में है उसके साथ हमने कैसे डील करना है। और उसके चलते यूरोपियन यूनियन के 2 डेलीगेशन जो है वो कश्मीर में लाए गए। बताया गया कि भाई ये दिस इज हाउ वी लुक एट दिस एंटायर इशू। अभी यूरोपियन यूनियन के जो लीडर पाकिस्तान में आए और उन्होंने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट और इशू की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में हम पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के आसपास। तो ये इंडिया की जो पॉलिसी है, स्टैंड पॉइंट है, ये उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। इन सारी चीजों को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्टैक्ट हो। इंडिया के पाकिस्तान के दरमियान
एंगेजमेंट हो, बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उससे ये जो इंटरनेशनल पावर जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना एक पंचिंग बैग बना के रखा हुआ और जो इंडिया को पुट डाउन करने के लिए जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत हद तक कंटेन हो जाएगी। लास्टली मैं इसमें एक छोटी सारी बात कहूंगा कि पाकिस्तान एक पोस्ट 1947 नेशन स्टेट है, सिमिलरली बांग्लादेश एक पोस्ट 1971 नेशन स्टेट है, इंडिया एक बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है इंडिया की, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो पॉलिटिक्स में जैसे दरिया चलते हैं, इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी एक प्रिंसिपल होता है राइपेरियनिज्म का, नेशन स्टेट्स के अंदर रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं। तो इंडिया जैसे बड़ी पावर है, दिस इज वेरी वेल विद इन द रीच ऑफ इंडिया कि इंडिया पाकिस्तान को कैसे कंटेन कर सके। अब इसमें जो देखने वाले हैं उनके जहन में एक सवाल आता है कि ये क्या स्टुपिडिटी है, ये क्या बेवकूफी है कि क्यों इतने डायलॉग हो चुके, इतनी बातचीत हो चुकी, ये सारा कुछ हो चुका, तो उस सारी चीज से मैं नावाकिफ नहीं हूं, सारी चीज से मैं गाफिल नहीं हूं। उन सारी चीजों का मुझे अंदाजा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने आउट ऑफ वे जाकर, वाजपेयी जिस तरह से लाहौर गए, मोदी जिस तरह से लाहौर गए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसे हुई, उनको बुलाया गया, ये सारी बातें हुई, बावजूद उसके कोई तो जैसे जो जब मोदी गए थे, जब वाजपेयी गए थे तो आपने देखा कि कारगिल हो गया, जब मोदी गए थे तो साथ ही में 10 दिन भी नहीं हुए तो पठानकोट का मामला हो गया, उड़ी का हो गया, पुलवामा का हो गया, बेशुमार चीजें होगी, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसको बड़ी रेजिलियंस के साथ सारे मैटर को जो वो कंडक्ट किया। मेरा ये कहना है कि हमें इन बातों के ऊपर नहीं जाना है, हमें देखना है कि हमारा कद क्या है, हमें देखना है कि हमारे पड़ोस में क्या है, हमें देखना है कि हम अपनी रीजनल लीडरशिप का किस तरह से एक वाइडर इस्तेमाल करके उनके घर में भी जाके प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम को फिक्स करके उनको हम एक अच्छा पड़ोसी बना सकते हैं। तो तभी दुनिया में एक एग्जांपल स्टैब्लिश होती है कि इंडिया की जो सबसे पहले मॉरल अथॉरिटी इंडिया की इमर्ज होगी वो अपने रीजन से होगी, फिर उसके बाद एशिया में इंडिया को माना जाएगा, फिर दुनिया में जो है इंडिया को माना जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। डायलॉग से मैं ये नहीं कहता कि कल ज्वाइंट फिल्म प्रोजेक्ट होने शुरू हो जाए, क्रिकेट खेलना शुरू हो जाए, डायलॉग के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप छोटा सा बैक चैनल इनिशिएट हो सकता है, एम्बेसीज में डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है, एक क्वाइट डिप्लोमेसी हो सकती है, वो नेशनल लेवल के ऊपर सॉवरेन मैटर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो एंगेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। पिछले 25 साल का खास करके हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जब जब ये विंडो ऑफ डायलॉग रही, चाहे वो पब्लिकली नाउन थी या वो खुफिया तरीके से थी या डिस्क्रीट तरीके से, तब तब जो है उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया ने क्लियरली देखा। टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल हुआ है और एक जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो ग्रो हुआ है, ऐसा मेरा मानना। पवन जी, आपने बहुत लंबे समय से आपने भी यू कवर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स और आपने टेररिज्म भी कवर किया है। पवन जी, जब मुझे एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में एक छोटी सी अनडिक्लेयर वॉर हुई, उसे भी खत्म करने के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ को, भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट करना पड़ा और बाद में इस बात की ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी प्रधानमंत्री ने खुद की कि हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसका खात्मा ट्रंप के मैसेज से नहीं बल्कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट से हुआ। तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई, चाहे कुछ सेकंड्स की हुई। तो आपको लगता है पवन जी कि हालात कैसे भी हों, उसे बेटर बनाने के लिए या अगर हमें पाकिस्तान को स्नब भी करना है, बातचीत होनी जरूरी है, या आपको लगता है टोटली बातचीत बंद होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जफर साहब ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम के हमले के बाद, तो भारत का स्टैंड क्या था और उसके ऊपर आपत्ति किसको थी। बातचीत करने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटता है। बातचीत एक ऐसा माध्यम है कि टेबल पे बैठ के बात होगी तो बहुत से ऐसे मसले हैं जो हल हो सकते हैं, लेकिन उन बातचीत के लिए माहौल क्या है, उन बातचीत के लिए आपके पास मसौदा क्या है, ये इन पर निर्भर करता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप देखिए 1947 के बाद से लेकर अभी तक बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, बात भी हुई है, ऐसा नहीं है कि वार्ता रुक गई कहीं, चाहे बैक चैनल से हुई चाहे फ्रंट पे हुई, बातचीत तो चलती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये दोनों देशों के बीच फिर से कोई इसी तरह की संधि ना हो जाए, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि भारत और पाकिस्तान, भले ही पाकिस्तान भारत से ही निकला हुआ देश बना है, पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों में अगर आपसी सुलह पूरे तरीके के साथ हो जाती है तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनको शायद ये हजम नहीं होगा
और ये एक लॉबी के सिस्टम के तहत ही वो लोग जो हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। चाइना हो, यूएसए हो, या तमाम वो कंट्रीज जिनकी नजरें दोनों देशों पर रहती हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, ये हम पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करके हल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो चाहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी चिंता सताती है। क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत एक शक्ति है, और भारत जो भी फैसला लेता है वो देश हित में होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो वार्ता की बात आप कर रहे हो, हालात चाहे कैसे भी रहे हों, कोशिश यही होनी चाहिए कि टेबल पे बात हो, चाहे बैक चैनल से हो या फ्रंट पे हो, क्योंकि माध्यम बातचीत जो है वो हर मसले का हल हो सकती है। जफर साहब, इंडिया में बहुत सी चीजें पॉलिटिक्स के लिए होती हैं, जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल इश्यूज को बहुत कम लोग समझते हैं, मगर हम वही देखते हैं जो सामने बयान आते हैं। और अगर आज भारत और पाकिस्तान की बातचीत की बात हो तो बहुत सारे नेता शायद इसी से बहुत सारे व्यूज या तालियां बटोर लेते हैं कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो पीछे अभी हमने देखा, जैसे करीबन 1-2 महीने में एक हमारे फॉर्मल आर्मी चीफ ने, एक हमारे आरएसएस के बड़े सीनियर एक नेता है, उन्होंने इस बात की हल्की सी वकालत की कि बातचीत होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत भारत सरकार भी चाहती है, इसलिए बैक चैनल से कुछ ना कुछ हल्के सी बातचीत के लिए अब इनिशिएट किया जा रहा है? आपने जो इंडिकेट किया आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले जी, और उसको दूसरे दिन एंडोर्स किया आर्मी के फॉर्मर जो चीफ है नरवाने साहब। तो होसाबले साहब क्या कह रहे थे, वो उसको बड़ा क्लोजली मैंने एग्जामिन किया। उन्होंने कहा कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, लोगों के बीच में जो बातचीत है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो चलती रहनी चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग मैंने देखा कि हिंदुस्तान में कंप्लीटली सरप्राइज्ड हो गए कि ये आरएसएस से ये बात कैसे आ रही है, जबकि हमारा टेररिज्म का जो है वो की इशू है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो होसाबले साहब ने कहा वो आरएसएस का 1950s से 60s से बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है उनका, हमेशा से जो है वो ये व्यू यही रहा है। वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के लोगों से अलग देखते हैं। वो कहते हैं कि डिस्टिंक्शन है, लोग अलग हैं और वो अलग हैं। अगर हमारी इंस्टीट्यूशनल बातचीत की जरूरत नहीं है, या उसके लिए जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, या उनकी तरफ से जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, तो लोगों के बीच में कांटेक्ट जो है वो जरूर होने चाहिए, लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। उसको दूसरे दिन एंडोर्स करते हुए नरवाने साहब ने कहा कि जो आम लोग हैं उनके हालात बॉर्डर के इस तरफ भी वही हैं और बॉर्डर के उस तरफ भी वही हैं। अब इन प्रिंसिपल जो है सैद्धांतिक तौर के ऊपर तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से नेशन स्टेट्स ऑपरेट करते हैं विद इन द बॉर्डर्स, सोवरेनिटी के मैटर्स होते हैं, सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं, जब तक अधिकृत तौर के ऊपर, सरकारी तौर के ऊपर वीजा रजीम नहीं खुलेंगे, आने जाने की पाबंदियों के ऊपर जो है वो आसानी नहीं होगी, तब तक लोग आपस में कैसे बात कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो इंटरनेट का कंटेंट है वो भी जो है वो सारा रुका पड़ा है, दोनों कंट्रीज ने बल्कि वो बैन करके रखा, वो तो जीरो कांटेक्ट है इस वक्त, वो चल रहा है। जब तक सरकारें ऊपर से कोई फैसला नहीं लेंगी तब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि मैंने दुनिया में जरूर देखा है कि आप यूएई में चले जाए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है वहां पे कि वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसकी जो 85% पॉपुलेशन जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो एक्सपैट्स हैं, वो बाहर से आके लोग जो वो काम कर रहे हैं, जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो लगभग 15% है। उस 85% को अगर आप एक्सपोलेट करें 100% के ऊपर, तो वो 50 से 55% जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं वहां पे। वो आपस में जिस तरह से काम करते हैं, उनका जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट वहां पे चल रहा है, वहां पे ये फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से इंडियन कौन है और पाकिस्तानी कौन है, क्योंकि एक ही सिविलाइजेशन, एक ही कल्चर से, एक ही आबो हवा से वो आए हुए होते हैं, और एक ही उनकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है कि 4 पैसे यहाँ से कमा के भारत में या पाकिस्तान में अपनी अपनी फैमिलीज को जो है वो सपोर्ट किया जाए। लेकिन टेक्निकली ब्रॉडर पॉलिसी लेवल के ऊपर जो मैं देखता हूँ कि जो चीजें जो है स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल चीजें जिस तरह से जो दुनिया में तब्दील हो रही हैं, उससे मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टॉप लेवल के ऊपर ये ऐसा सरप्राइज ना हो हम कि आने वाले 6 महीने में या साल के अंदर कुछ मामलों के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो है वो ओपनली बातचीत होना शुरू हो जाए। कुछ बातों के मामलों के ऊपर, यानी जैसे वाटर शेयरिंग का मामला है, वाटर शेयरिंग का इंडिया ने ट्रीटी को अबेयंस में रखा। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं किया है यूनिलैटरली, उसको अबेयंस में रखा। अबेयंस में रखा कि जब पाकिस्तान से इंडिया थोड़ा सा कन्विंस महसूस करता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ गारंटीज हैं टेररिज्म को लेकर, बाकी चीजों को लेकर गारंटीज हैं,
उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। ट्रेड को लेकर थोड़ी सारी, खास करके ट्रांजिट ट्रेड है जो है उसको लेकर बात हो सकती है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में जाना है, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में जाना है, उसका जो ट्रांजिट है वो पाकिस्तान के जरिए हो सकता है, तो उसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। तीसरी जो उसकी जो कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि पाकिस्तान ने पिछले साल भर में अपना जो एक जिसको कहते हैं अपिंग द एंटे, वो जो उसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है ग्लोबल पावर, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो उसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है, उसका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर इंडिया को थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिशें बहुत सारी की हैं। जैसे ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत रिसेंट बताई है, ये कोशिशें की हैं। लेकिन टेररिज्म के मामले पे हालांकि हमारी चौकसी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टेररिज्म के मामले पे मैंने देखा है कि पहलगाम से लेकर अभी तक उसका अगर उससे 1 साल पहले या 2 साल पहले के साथ अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन टेररिज्म के ऊपर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो कम से कम एक छोटी सारी चीज आप देख सकते हैं कि उस लेवल तक टेररिज्म नहीं हुआ है पिछले 1 साल में जितना उससे पहले हुआ करता था। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि इसमें प्राइमरीली जो है किसके इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो है ही है। इन एनी केस जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान का इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें, एक तरफ ईरान है, वहां पे जंग लगी हुई है, एक तरफ अफगानिस्तान है, वहां पे आपके उनके साथ हालात कितने खराब है, एक मिनी वॉर उनके साथ ऑलरेडी पिछले 1-2 महीनों के अंदर हो चुकी है, इंडिया के साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स हैं। तो इन चीजों को पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है वो भी तो इनको एग्जामिन करते होंगे। लेकिन मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि इफ इंडिया हैज टू गेट चाइना शट अप, if India has to get the European Union shut up, if India has to get the America shut up on Kashmir, तो इंडिया की एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल से वो एक बेहतर सोल्यूशन और एक बेहतर जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड करती है। उसमें कुछ हमारे पास की एग्जांपल्स हैं, जैसे 2003 से लेकर 2008 के दरमियान अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एंगेजमेंट चल रही थी, उसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम आप देखिए, उसमें आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट, इवन उस दौरान जफर साहब सीज फायर भी हुआ था बॉर्डर पे। एग्जैक्टली उसमें 2-3 मोटी चीजें मैं बताता हूँ कि 1947 से लेकर बातचीत होती थी, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। उसका स्ट्रक्चर पहली बार बना 1998 में, जब इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट थी यहाँ पे और उधर नवाज शरीफ की ही थी। तो 7 डायलॉग के जो साइडलाइंस के ऊपर बैठकर इन्होंने तय किया कि हम बातचीत की कामना बहुत करते हैं, सारे लोग कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली डायलॉग के कंटूर्स क्या होने चाहिए। पाकिस्तान कहता है जी डायलॉग तो होना चाहिए, कश्मीर के ऊपर होना चाहिए। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा सॉवरेन मैटर है, हम तो डायलॉग करेंगे आपके साथ तो टेररिज्म के ऊपर करेंगे। उसके चलते उन्होंने अपने 2 फॉरेन सेक्रेटरीज को मैंडेट किया कि आप बैठकर एक मसौदा बनाइए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है क्या होना चाहिए। तो उसके नतीजतन एक 8 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस, वो एक मॉडल जो है वो बनाया गया कि उसके बारे में इसको लेकर हम बात करते हैं। ये एक फाउंडेशन जब बन गई तो जो इतने हॉस्टाइल इवेंट्स उसके बाद हुए, कारगिल जैसे इवेंट्स हुए, उसको भी उसकी में ओवरकम करने की क्षमता थी, क्योंकि एक फाउंडेशन थी हमारे पास। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम हुआ, उसको भी ओवरकम करने की क्षमता थी। अब जो रेजिलियंस थी हमारी लीडरशिप की, फारसाइटेडनेस थी, विजन था जो हमारी लीडरशिप का, उनको पता था कि हमारी पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी, हालांकि वो होती पाकिस्तान की वजह से है, हम उसकी वजह नहीं होते। पाकिस्तान के साथ जो हमारी हॉस्टिलिटी जितनी रहेगी, इतनी जो हर बार पाकिस्तान स्पेस मिलती रहेगी कि वो हमारे मामलों में इंटरफेयर करते रहे। इस तरह से जो वाजपेयी साहब है उन्होंने स्टेट्समैनली जो स्टेप्स हैं वो लिए, और मनमोहन सिंह ने, एक चीज होती है डिप्लोमेसी में जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, चेंज विद कंटिन्यूटी, कि भी व्यक्ति तो तब्दील हो गया, पार्टी तब्दील होगी, रिजीम तब्दील हो गया, लेकिन पॉलिसी है उसमें वो कंटिन्यूटी रही। वो कंटिन्यूटी जब उन्होंने की, उसके नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान का 5 दहाइयों से जो एक स्ट्रिक्ट बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड था कि सबसे पहले एक इंडिया पाकिस्तान के बीच बेहतर रिलेशन के लिए, एक जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कश्मीर का रेजोल्यूशन होना चाहिए, और कश्मीर का रेजोल्यूशन जो अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन हो, यानी यहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन करवाओ, लोगों से आकर पूछो कि आपने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। वो जो डीप डाउन डायलॉग था, वो एक रेजिलियंट जो डायलॉग था, जो वाजपेयी ने मुशर्रफ के साथ किया, बाद में मनमोहन सिंह ने किया, तो मुशर्रफ वेंट ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो जितने भी रिकमेंडेशन थी वो सारी आउटडेटेड हो गई, हमें जो आज के हालात के मुताबिक कोई सोल्यूशन नहीं कर। ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के मामला में इंडिया के लिए पिछले 70 साल में
सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। ये कहां से आई? ये चाइना के इंटरवेंशन से नहीं आई, ये अमेरिका के इंटरवेंशन डायरेक्ट टॉक से नहीं आई, ये जंग से नहीं आई, ये एंगेजमेंट्स के साथ जो है, ये एंगेजमेंट के साथ। फिर अभी जो रिसेंटली, मतलब अब वो लोग बहुत कहते हैं कि मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम वाजपेयी। आप हमेशा वाजपेयी की मिसालें मोदी को क्यों देते हैं? मैं कहता हूं कि मोदी ने खुद ये चीज 2013 में सबसे पहले कही कि जो वाजपेयी का विजन था, मैं उसी के मुताबिक जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं इन मामलों के ऊपर। तो जो मोदी का पहला रिजीम, मोदी 1.0 इनका था, उसमें उन्होंने मैक्सिमम वो सारी चीजें की जो वाजपेयी ने की थी, इनिशिएट की थी। इनिशिएट जो मनमोहन सिंह, सीज फायर वगैरह, लाहौर जाना, सारी चीजें करनी। उस दौरान इन्होंने एक मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ के साथ, तो उसमें वो शायद एससीओ के साइडलाइंस के ऊपर या किसी और फोरम के साइडलाइंस के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ये जो एनएसएस हैं ये आपस में मिला करेंगे और ये इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ये बात करेंगे। वो साल 1.5 साल उसका बहुत फायदा इंडिया को हुआ। फायदा इस तरह से कि इनसाइट उसमें से ये है कि जब उनको पता चलता था उनके इंटेलिजेंस की तरफ से कि कोई ग्रुप पे किधर आना वाला, तो वो इंडिया को पहले अलर्ट कर देते, तो वो प्रीएम्प्टिव मेजर वो हो जाता था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को जिस तरह से हिंदुस्तान हमारे सामने एक हमवार, एक मुल्क, एक सरकार, एक फौज, एक जो है चेन ऑफ कमांड नजर आता है, इस तरह से पाकिस्तान में नहीं है। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, नीचे से क्या कोई दूसरी चीज कर रहा है, उसका किसी को कोई पता नहीं चलता। लेकिन बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि आपका इन्फ्लुएंस वहां पे हो और वहां से आप चीजों को कंट्रोल कर पाने की स्थिति में आए, तभी जाकर हालात जो है वो हमारे लिए भी बेहतर हो सकते हैं और ऑफकोर्स आप उनकी भी मदद कर सकते हो। और जो स्पेस वेस्टर्न पावर्स को मिली हुई है, चाइना को मिली हुई है, वो स्पेस यहाँ पे श्रिंक होगी, इंडिया की स्पेस एक्सपेंड होगी। पवन जी, एक चीज आपसे सीधे जानना चाहूंगा कि इस समय की जो सरकार है, जैसे जफर साहब ने भी उसका स्पेशल रेफर किया कि लोग कहते हैं और वाकई में भारत में एक बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है कि मोदी गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वाजपेयी गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट ने जो चीज साफ की कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम को अभी 1.25 साल भी नहीं हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत पाकिस्तान के रिलेशन आज ऐसे हैं कि हम क्रिकेट मैच भी एक दूसरे के घर में जाकर नहीं खेलते, कोई मूवीज, कोई कल्चरल एक्टिविटी हमारी नहीं चल रही। ऐसे में आपको लगता है कि टॉक्स इनिशिएट करना या टॉक्स शुरू करना चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो सही होगा या करने चाहिए, और क्या भारत उसका इनिशिएट लेगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, क्या पाकिस्तान पहल करेगा या भारत पहल करेगा? बातचीत तो हो रही है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाहर नहीं आती, जिसे ट्रैक 2 और ट्रैक 3 और बातचीत ट्रैक होती रहती है। 1.5। लेकिन सवाल इसमें यह है कि जब भी कभी कोई बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचने वाली होती है, उसी समय कोई टेरर आ जाता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस करने की जरूरत है। आप देखिए, जैसा जफर साहब बता रहे थे कि पहले वाजपेयी जी लाहौर गए, फिर मोदी गए, जब जब वहां पर गए जहां कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ी डेवलपमेंट्स होने लगी, तो उसी समय पे कहीं ना कहीं पर कोई बड़ा अटैक हो गया। तो वो अटैक जो हुए हैं वो पाकिस्तान की धरती से हो रहे हैं। अब यूएसए से आके तो कोई अटैक कर नहीं रहा। तो जो नर्सरी वहां पर चल रही है, उस नर्सरी का मालिक कौन है? वो जब तक दोनों देश बैठ के ये डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई यहां पर जो लोग आपने बैठा रखे हैं इनका रिमोट कहां पर है, जब तक वो सही ट्रैक पे नहीं आएगा, आपकी बातचीत बैक चैनल से तो चलती रहती है, वो चल रही है, लेकिन जो लोगों को पता चले, जो इंपैक्ट हो, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता। आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लीजिए, एलओसी की बात कर लीजिए, आपके सामने आंकड़े हैं पिछले 3-4 साल के भीतर जो ड्रोन ड्रॉपिंग है, ड्रग्स एंड वेपन्स, नार्को टेररिज्म का जो सिस्टम है, अगर ड्रोन आ रहा है तो अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान को क्रॉस करके तो आएगा नहीं, वो बिल्कुल पास से उठता है, जहां पर आके ड्रॉप करके वापस चला जाता है। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, और खास की जो टेरर एक्टिविटीज इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के पार चल रही है, वो भी इनपुट्स एजेंसियों के पास सब कुछ है, सब लोगों को पता होता है कहां कहां पर कौन कौन बैठा क्या क्या कर रहा है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी हो रही है। वो चाहे सुंदरबनी से हो, निशारा से हो, रजौरी से हो, गुरेज से हो, केरन से हो, कहीं से भी हो, तो वो टास्क आप एक साइड पे रख देते हो। जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर जैसे पहलगाम अटैक हुआ था, उस समय ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अब होल्ड पे है,
तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इन हालातों में हम बातचीत करें? लेकिन बातचीत वही सकारात्मक रूप में की जा सकती है जब दोनों मुल्कों के बीच में एक संधि हो कि ये टेरर एक्ट जो है ये बंद होनी चाहिए, ये नार्को टेररिज्म का खेल बंद होना चाहिए। आप बैठिए, बैठ के बात करिए। देखिए, एक चीज आप जैसे जफर साहब ने कहा कि जब मोदी साहब का जो पहला टेन्योर था उस समय जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वाजपेयी जी के फार्मूले पर काम करना शुरू किया था। एक बयान उन्होंने दिया था कि आओ मिलके बैठ के बात करें, अपने अपने मुल्कों के अंदर एक लड़ाई लड़ते हैं, गरीबी को खत्म करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये एक संकेत था। उस संकेत के बाद क्या हुआ? कभी किसी ने इसके ऊपर बात की नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले कहा कि दो मुल्कों के बीच में जो तीसरी टांग अटकती है वो सारा सिस्टम का कुवाड़ा करती है। वो चाइना है, चाहे यूएसए, या किसी को भी आप ले सकते हो इनके साथ। तो जब तक ये कंट्रोल दोनों मुल्क बैठ के अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो नर्सरी वहां से बंद नहीं होगी, ये टेरर एक्टिविटीज बंद नहीं होगी, तब तक आप टैक्स की बात करिए, जब बैक चैनल से तो चल रही हैं, लेकिन आप जो लोगों को पता चलना चाहिए वो सामने नहीं आई। सफर साहब, ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 टॉक्स भारत पाकिस्तान के बीच चलती रहती हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है उसके बिना आगे नहीं चला जा सकता। मगर जब जब भारत और पाकिस्तान ट्रैक 1 पर या डायरेक्ट टॉक्स में आते हैं, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पीछे कोई थर्ड हैंड रहता है हमेशा, वो किसी देश के रूप में हो, किसी ताकत के रूप में हो, जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा खराब करता रहा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी जो है वो जितनी डीपन होती रहेगी, उसका जो है इंटरनेशनल पावर्स है उनको उसका उतना ही बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली उनको उतना ही बेनिफिट रहेगा। आप पिछले एक साल के सारे इवेंट्स को अगर आप एग्जामिन करके देखें, और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की वजह से जितनी भी मेजर इंटरनेशनल पावर्स हैं, चाइना से लेकर यूएस तक, उन्होंने इस मौके का फायदा लेकर इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉप अप करने की कोशिश की है। कई दहाइयों तक आपने देखा होगा कि जैसे मैंने इस प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि अमेरिका ने इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंसीडर किया 2-3 डेकेड्स तक, एज ए बलवार्क, एज ए काउंटरवेट अगेंस्ट चाइना। अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने अपने आप में इतनी ग्रोथ कर ली कि अमेरिका को ए प्लेन लोड ऑफ ऑल द ग्लोबल टॉप सीईओज उनको लेकर जो है वो ट्रंप बीजिंग आए हुए थे। उनको कहता क्या, ये सब आपके सामने, आप बताओ आप क्या मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हो, क्या प्रोड्यूस करवाना चाहते हो, क्या क्या बिजनेस डील जो है वो आप करवाना चाहते हो। अब आज इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया में इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, डिफिकल्टी जरूर हैं इस वक्त, क्योंकि जो इंटरनेशनल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वॉर की वजह से, अमेरिका की वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां से इंडिया को इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा दरपेश हैं। बट डिस्पाइट दैट, इंडिया इज ए राइजिंग पावर, इंडिया इज ए ग्रोइंग पावर, और इंडिया एक स्टेबलाइजिंग पावर जो है वो इमर्ज हो रही है। वो नहीं चाहेगा, वो चाइना नहीं चाहेगा कि मेरा राइवल जो है विद इन एशिया कोई दूसरा हो, ठीक है। अमेरिका ने इस चीज को अब वो रिकंसाइल कर लिए हैं कि अब हमें चाइना के साथ राइवलरी बंद करके हमें चाइना के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए, जो अभी ट्रंप ने पूरी दुनिया को करके दिखाया जब वो बीजिंग में आए वहां पे। अब उनके लिए एशिया में दोस्त से हटकर, साथी से हटकर जो नया राइवल के तौर पे जिसको वो देखते हैं, वो राइवल है इंडिया। और वो राइवलरी जो है वो इंडिया को उसमें वो इतना नुकसान तब तक वो पहुंचाते रहेंगे जब तक इंडिया के और पाकिस्तान के खास करके सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो है वो स्पाइरल अप होते रहेंगे। उनको रिकंसाइल करने के लिए वो इंडिया के इंटरेस्ट में रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को कैसे कंटेन करता है। जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक अजीब सी घंटी बजती है। किसी के दिमाग में ये घंटी बजती है कि जी ये वो जैसे आगरा समिट हो गया, लाहौर समिट हो गया, बस जा रही है, ये जा रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। उस डायलॉग की गुंजाइश अभी नहीं बनी है, उसके लिए शायद अभी बहुत वक्त चाहिए। जब मैं डायलॉग के बारे में बात करता हूं तो मेरा उसमें रेफरेंस ये होता है कि एक क्वाइट एंगेजमेंट बिहाइंड द सीन्स, एक क्वाइट एंगेजमेंट टॉप लेवल के ऊपर आपस में बात एनएसए लेवल के ऊपर होगी, या प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटेड 2 लोग होंगे जिनकी पब्लिक में कोई बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन आपस में वो की इश्यूज के ऊपर वो बातचीत कर रहे हो। 5, 6, 8 महीने के अंदर जब वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बातचीत करके वो सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर लार्जर जो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत हो। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर जब आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बाकी चीजें जो है वो आप करनी शुरू करते हैं। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के एंगेजमेंट को जब मैं रिलेशन को जब मैं डिस्क्राइब करता हूं कि कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो उसको मैं एंगेजमेंट के लेवल तक बताता हूं। एम्बिशियस होकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई
आपस में जो है एक फेस्टिवल लेवल के ऊपर हो जाना चाहिए जो पहले होता था। उसमें क्या होता है, उसके दो जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो दो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस, एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिसअरे है सिक्योरिटी लेवल के ऊपर, एक जो डिसअरे है, यानी आप 2008 का आप देखिए कि एक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी हमारे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ लैंड एजिटेशन की वजह से। और पहले तो वो जम्मू में हुई, फिर बाद में जो कश्मीर में बहुत ज्यादा इरप्शन हो गई उसकी वजह से। जब कश्मीर में हुई तो लाखों की तादाद में लोगों ने निकलना शुरू कर लिया। हमें तो आसानी से है ना कि यहाँ पे ट्वीट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे होते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, वो उनको पता होता है कि वो सिचुएशन उस वक्त कितनी वो डिफिकल्ट थी। उस डिफिकल्ट सिचुएशन के चलते हुए सितंबर 2008 में अमेरिका में जब हर साल सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का वहां पे सेशन होता है, तो वर्ल्ड लीडर सारे गए हुए होते हैं। वहां पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी गए थे और जरदारी भी गए थे। इन कंप्लीट ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, सारी चीजों को जो वायलेट करते हुए मनमोहन सिंह जरदारी के साथ मिले और उनको कहा कि हम ये ट्रक सर्विस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो जैसा उन्होंने वहां से अनाउंस किया तो कश्मीर में जो एक माइंडसेट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, वो कूल डाउन हो गया, वो पूरी तरह से वो कूल डाउन हो गया। वो एक जो माहौल है वो ये दो आपस में कर पाए थे, मतलब एक डेप्थ जो है दोनों मुल्कों के बीच में इस तरह से थी, वो कर पाए थे। उसको देखते हुए जो बड़े टेरर ग्रुप्स हैं वहां पे, उन्होंने कहा अच्छा जी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये आपस में इस तरह से जाके हाथ मिला के मुसाफा करके बात करते हैं और न्यूयॉर्क से जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने ये चीज कर दी है, इसका मतलब हम इररेलेवेंट हो गए। तो चलिए हम क्या करते हैं, बॉम्बे में जाके अटैक करते हैं, राइट। तो पाकिस्तान तो इस किस्म की चीज है ना कि आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बात की, यहां तक कि आपने आर्मी चीफ के साथ बात की, आपने 3 लेवल 3 लेयर्स आपने कवर कर लिए, बावजूद उसके यू विल स्टिल फाइंड 50 60 70 लेयर्स डाउन द लाइन जो कहेंगे कि नहीं ये ऊपर से इन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया और हम इररेलेवेंट हो जाएंगे, दे विल डू समथिंग रॉन्ग। तो हमारा जो क्वाइट एंगेजमेंट अगर टॉप लेवल के ऊपर होती है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी लेवल के ऊपर, इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर एक एंगेजमेंट होती है, कम से कम हमें पता रहता है कि चल क्या रहा है और जो चीजें उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं उसके बारे में वो बिफोर हैंड हमें अवगत करवा सकते हैं ताकि हम चीजों को यहाँ पे संभाल भी सकें। तो एपी सेंटर में हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि भारत पाकिस्तान के बीच टॉक्स अगर हो तो किस लेवल की हो। एक बात बहुत साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो बातचीत होगी उसके बिंदु भी बदल चुके हैं, यानी कि पहले पाकिस्तान बातचीत करना चाहता था कश्मीर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे और अलगाववाद पे, मगर अब भारत की शर्तों पर बातचीत होगी और ये शर्तें होंगी टेररिज्म, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक पोजीशन। तो क्या जफर साहब आपको लगता है कि अब वो पॉइंट भी बदल चुके हैं बातचीत के और वो शायद कहीं ना कहीं भारत का एक अपर हैंड है? देखिए गोल पोस्ट जो है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हुए हैं। इंडिया ने टाइम एंड अगेन ये बताया है कि जो जम्मू कश्मीर का मामला है ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर कोई बातचीत होगी। हमें सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है, हमें पाकिस्तान से डिस्ट्रैक्ट, हमें क्या प्रॉब्लम है अगर पाकिस्तान के साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप करें, बिजनेस करें, ट्रेड करें, कल्चर करें, स्पोर्ट करें, सारी चीज करें। हमें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि टेररिज्म होता है जम्मू कश्मीर में एंड एल्सवेयर इन द इंडिया, जिसके जो रूट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं पाकिस्तान से। उसमें वो इंडिया के इंटरेस्ट में है कि हम पाकिस्तान के साथ क्या बात करें, किस स्ट्रक्चर के ऊपर करें, किस इन्फ्लुएंस के साथ करें, किस पोजीशन से करें, किस अथॉरिटी से करें कि उसको हम कंटेन करवा पाए। दैट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। तो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा उसमें एम्बिशियस होने की कोई वो जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हमने उस दिशा में करना है कि इस चीज को हम किस तरह से कंट्रोल करवा पाते हैं। जो ग्रोइंग इंडिया दैट वी इमेजिन आवरसेल्फ, दैट वी लुक एट आवरसेल्फ, वो उसके इंटरेस्ट में है कि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकें और अपने इन्फ्लुएंस को, अपने ट्रस्ट को अपने रीजन में, अपनी छाया में जो उसको वाइडन कर सके। पवन जी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो और भारत की शर्तों पे हो। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है पूरा देश इस बात को फिर सपोर्ट करेगा। देखिए बातचीत, मैंने पहले कहा बातचीत एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे आप कई मसलों के हल कर सकते हैं, लेकिन हालात पर निर्भर करता है। अब इंडिया की शर्तें तो आपको पहले ही पता है कि उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बैठ सकते, और ये भी कहा था कि आओ दोनों मिलकर गरीबी को हटाते हैं। तो मुद्दे बहुत से हैं, बातचीत क्लियर इसके ऊपर इंडिया की तरफ से यही है कि हम कोई भी ऐसी स्थिति में बात नहीं करेंगे जहां पर आप टेरर भी साथ चलाओगे और बात भी साथ चलोगे। ये तो नहीं हो सकता, आपको एक साइड पे जाना पड़ेगा। शांति की ओर आएंगे तो मिलकर बात हो जाएगी, अगर टेरर साथ चलेगा फिर तो खड़ोखड़ वाला सिस्टम। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अब भारत पुराना भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है। ये बातचीत भी करेगा,
और अगर टेररिज्म होगा तो घर में घुसकर मारेगा भी। कहीं ना कहीं बातचीत बहुत जरूरी है। अब बातचीत का बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए भारत को इस अपर हैंड होने का पूरा लाभ लेना चाहिए और अपनी शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए, जिससे शायद पूरे देश इस सरकार के साथ, इस बातचीत के साथ खड़ा रहेगा। तो आज के एपिसेंटर में यही। आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए भारत की शर्तों पर? नीचे जरूर कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।